तो चलो देखेंगे यहाँ पे पिछली बैठक में नगद और बैंक दोनों को मिला के हमने यहाँ पे एक ही सिंगल कुल वाला कॉलम बनाया है। आप चाहे तो इसको दो भाग करके नगद का एक कुल और बैंक का एक कुल अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो नगद कुल और बैंक कुल को अलग करना वो थोड़ा समझदारी का काम है। जब आप शुरुआती तौर पे हैं तो पहले सब कुल एक जगह पे लिखना प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लिखना अच्छी तरीके से आ जाएगा तो उसमें आप दो कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पिछली महीने की प्राप्ति भुगतान का विवरण है। इसमें हमारी पिछली बैठक में पिछले महीने की मतलब पिछले महीने में प्रारंभ राशि 0 था। बैंक में 5,75,010 रुपया था और वियो से प्राप्त बचत 10,000 है और वियो से प्राप्त CAF किस्त राशि 23,000 है और वियो से प्राप्त से ब्याज राशि 13,450 है। वियो से प्राप्त दंड राशि 100 रुपया है और हमको क्लस्टर संगठन को वियो के इसी सदस्यों को पंजीकरण और ऑडिट के लिए ऑडिट प्रशिक्षण के लिए बजट मिला था 5,000 रुपया। वो भी हमारे बैंक खाता में जमा है। और उसके बाद पिछले महीने की भुगतान में 2 लाख रुपया हमने नया ऋण दिया था, उसका प्रस्ताव भी हमने इससे पहले किया है। और लेखापाल का मानदेय 2,000 रुपया है। हम अपनी क्लस्टर संगठन के लिए एक अटेंडर को रखे थे जिसको आप चपरासी कहते हैं। अटेंडर का मानदेय 1,000 रुपया है और बैंक मित्र का मानदेय आप बहुत दूसरे राज्यों में बहुत सारे राज्यों में बैंक सखी कहते हैं। आप बैंक मित्र मानो या बैंक सखी मानो, हमारे क्लस्टर संगठन में एक बैंक सखी है, उनका मानदेय 1,000 रुपया है। चाय के खर्चे हमने पिछले महीने में 500 रुपया किया है पूरा महीने का मिला के। फिर उसके बाद फोटो कॉपी 450 रुपए का हुआ है पूरा महीने का मिला के। फिर बिजली बिल का खर्चे है 300 रुपया। फोन बिल है, जो हमारा क्लस्टर संगठन का ऑफिस है उसके लिए हमने फोन भी रखा है, वो फोन बिल है 300 रुपया। फिर बैंक कमीशन, पिछले महीने में बैंक कमीशन कट गया है 201 रुपया। फिर पदाधिकारियों का सफर खर्च है 300 रुपया। लेखापाल का सफर खर्च है 400 रुपया और अंतिम शेष राशि है 400 रुपया नगद में और बैंक में है 4,10,709 रुपया। देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं, प्राप्ति भुगतान हमेशा एक तुला के समान है, एक तराजू के समान है। कभी भी प्राप्ति भुगतान लिखते समय 3 विषयों को आपको ध्यान में रखना है। एक, प्राप्ति भुगतान की सभी प्राप्तियों को प्राप्ति के तरफ लिखना है। जो भी पैसा हमको आया है उसको प्राप्ति के तरफ लिखना है, जो भी पैसा गया है उसको भुगतान के तरफ लिखना है। और प्राप्ति भुगतान का कुल हमेशा एक बराबर होना चाहिए और एक ही लाइन में लिखना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे हमारे प्राप्तियों की खाता है 7 नंबर पर खत्म हुई है, तो ये कुल आपको यहाँ पे एक कुल यहाँ पे डालकर और एक कुल यहाँ पे डालकर नहीं लिखना चाहिए। ये हमारे गणित का सूत्रों का विरोध है। अकाउंट्स के नियम के अनुसार हमेशा आपको प्राप्ति भुगतान यानी जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, इसका टोटल हमेशा एक ही लाइन में लिखना चाहिए और एक बराबर आना चाहिए। एक बराबर नहीं आया इसका मतलब क्या है? आपके क्लस्टर संगठन की इस बैठक में आपने 6 लाख रुपया जमा किया है तो खर्चा भी उतना का ही होगा। देखिए, अगर मेरे जेब में 1,000 रुपया मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं 1,000 रुपए का भुगतान करूंगी, मगर 1,001 रुपए का नहीं करूंगी और ना ही 990 रुपए का करूंगी। मेरे पास 1,000 रुपया आया है तो पूरा 1,000 का हिसाब चाहिए। उसमें आपने कितना अगर खर्चा किया है तो क्या खर्चा किया,
अगर कहीं पे जमा किया है तो कितना जमा किया है, अगर कहीं पे भी खर्चा नहीं हुआ है, किसी को भी भुगतान नहीं किया है, तो पैसे किसी भी हालत में अपने कोषाध्यक्ष के हाथ में रहना चाहिए और चाहिए। तो ये प्राप्ति भुगतान का विवरण है। उसके बाद हमारे प्राप्ति भुगतान से हमको क्या करना है, आय और व्यय के जो खाता है, आय और व्यय के जो मद है, उन मदों को अलग करके आय और व्यय का सूची भी तैयार करना है। हम और एक बार आपको याद दिला रहे हैं, ये है हमारी क्लस्टर संगठन की पिछली महीने की पूरा महीने का ब्यौरा है, जो इस महीने की ईसी बैठक में सभी ईसी सदस्यों को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि सभी ईसी सदस्यों को ये जानकारी मिल सके कि हमारे क्लस्टर संगठन में पिछले महीने में क्या क्या पैसों का लेन देन हुआ है, कितना आया है और कितना गया है, आखिर में अपने पास बचा कितना है, और उसमें आए हुए पैसों में से अपना आय क्या है और गए हुए पैसों में से हमारा व्यय क्या है, और हम लाभ में जा रहे हैं या नष्ट में जा रहे हैं। समझ में आ रही है? तो उसमें से हमने आय के खाताओं को और व्यय के खाताओं को अलग किए हैं। पहले आय व्यय की सूची बनाने में सूची में 3 विषय आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आय के मदों को अलग से योग करना है और व्यय के मदों को अलग से योग करना है, और जो रकम बड़ा रहता है, यानी जो संख्या, जो राशि बड़ा होता है, वो राशि को आपको नीचे लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हमारे व्यय की मदों की कुल हो गया 6,451, और अपने आय की मदों का कुल हो गया 13,550। अगर उदाहरण के लिए मान के चलो हमारी व्यय की मदों की कुल 16,451 रुपया होगा, तब जो राशि संख्या ज्यादा है, यानी 16,000 ज्यादा है, तब आपको 16,000 की राशि ही नीचे लेना चाहिए। यानी ये जो कुल योग हमने बनाया है, कुल योग हमने जो बनाया है, यहाँ पे सिर्फ कुल राशि ही आएगा। आपके व्यय व्यय ज्यादा हुआ है तो आप नष्ट में जा रहे हैं, जितना नष्ट हुआ है वो आपको इस तरफ दिखेगा, जो मैंने अभी इस तरफ दिखेगा, किस तरफ, आपके बाएं तरफ। अगर आपका ग्राम संगठन नष्ट में जा रही है तो ये आपका रेड सिंबल है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इधर अगर राशि आई है तो हमारा संकुल संगठन, जो हमारी संस्था है, वो लॉस में जा रही है, ये हमारे लिए डेंजर का सिंबल है। और अगर इस तरफ राशि आई है तो हमारा ग्राम संगठन लाभ में जा रही है, जो हमारा ग्रीन वाला मैंने कलर डाली हूँ, ये हमारा लाभ की सिग्नल है। यानी हमारी क्लस्टर संगठन हरा भरा चल रहा है, यानी पैसे हमारे यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, हमारी आमदनी से आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है। यानी हमको हर महीने में आमदनी में से खर्चा निकालने के बावजूद भी कुछ नेट प्रॉफिट हो रही है, नेट इनकम हो रही है। ये एक अच्छी और स्वावलंबी स्वयं नियंत्रण संकुल संगठन का पहला लक्षण है। ठीक है, जो अपने आय से अपने खर्चों को घटाते हुए अपना निधि को बढ़ाना। ठीक है, ये हमारी क्लस्टर संगठन तरक्की की ओर जा रही है या घाटा की ओर जा रही है, इसको देखने के लिए हमको ये सूची काम आती है, और ये अनिवार्य रूप से आपको आपकी कार्यवाही पुस्तक में लिख कर रखना है, और अपने ईसी सदस्यों को भी ये विषय को प्रस्तुतिकरण करना है, ताकि वो इसी सदस्य अपने बैठकों में चर्चा कर सके कि हमारे क्लस्टर संगठन में क्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने विवरण लिखा है, जब यह विषय क्लस्टर संगठन की इसी बैठकों में उन्होंने पढ़कर सुनाया है, तो इस बैठक में उपस्थित इसी सदस्यों ने आय और व्यय सूची को जांच करने के बाद चाय का खर्च ज्यादा क्यों हुआ है
इसका विवरण कोषाध्यक्ष को पूछा गया है। जब ये मॉनिटरिंग, ये जांच और ये पर्यवेक्षण सभी इसी सदस्यों को क्लस्टर संगठन के खर्चों के ऊपर रहेगा, तब क्लस्टर संगठन का एक पैसा भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक रुपया खर्चा करते समय उन लोगों को एक जवाबदारी रहेगी कि अगर मैं यहाँ पे पैसे ज्यादा खर्चा करूंगी तो अगले महीने की बैठक में मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ये जवाबदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी, जो जवाबदारी का जो जिम्मेदारी है, यानी ये स्वयं नियंत्रण, जिसको हम अपने घर की जो खर्चे कंट्रोल करते हैं। कोई पूछने वाले हैं, आपके पति पूछते हैं हमने आपको 100 रुपया दिया है, आपने ऐसे कैसे खत्म कर दिया। जब ये कोई पूछने वाले रहेंगे तो हमको खर्चा करने से एक बार सोच लेते हैं, मुझे जवाब देना पड़ेगा अगर मैं इतना पैसा खर्चा करूंगी। तो ये जो डर है या ये जिम्मेदारी है, ये एक दायित्व जो है हमारे क्लस्टर संगठन को भी, क्लस्टर संगठन के जो पैसे लेन देन करने वाले जो व्यक्तियां हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी रहना चाहिए, ताकि उनको ये एक तरह का झिझक रहेगा या डर रहेगा, ताकि अगर मैं ज्यादा पैसा खर्चा करूंगी तो मेरा क्लस्टर संगठन के अगले बैठक में मुझे ये जवाब देना पड़ेगा। तब आपके क्लस्टर संगठन में एक भी रुपया बेकार का खर्चा नहीं होगा। ये मेरा पक्का वादा है आपके साथ। तो ये कार्यक्रम आपको आपके क्लस्टर संगठन में लागू करना चाहिए। तो देखिए, हमारे इस बैठक में हमारे इसी सदस्यों ने कोषाध्यक्ष से क्वेश्चन किया है कि आपने 500 रुपए का चाय का खर्चा क्यों किया। तब कोषाध्यक्ष ने क्या उत्तर दिया है? कोषाध्यक्ष ने बताया है कि पिछले महीने में सीएलएफ ऑफिस को डीएमएम सर, डीपीएम या डीएमएम आप लिख सकते हैं, डीएमएम सर और जिला के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग संदर्शन के लिए आए हैं। तो उनके लिए जो चाय बुलाया था उसके लिए चाय बिल ज्यादा हो गया है। और या ये सभी विवरण जो चर्चा हुआ है, वो चर्चा और वो निर्णय और वो विवरण आपके कार्यवाही पुस्तक में रहना चाहिए। जब कार्यवाही पुस्तक में आप ये सभी लिखकर रखेंगे, तभी ये पुस्तक पढ़ने वाले को पता चलेगा कि आपके क्लस्टर संगठन में या आपके संकुल संगठन में खर्चों को कैसे नियंत्रण करते हैं। आपके इसी सदस्य कितने दायित्व से अपनी क्लस्टर संगठन की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आप नहीं लिखेंगे, चर्चा तो हो गया, आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए लिखना जरूरी है। उसके बाद बैंक पुस्तक की अंतिम शेष राशि एवं नगद पुस्तक की अंतिम बैंक शेष राशि को जांच करके दो राशि बराबर है या नहीं जांच किया गया है। तो देखिए, हमारा जो बैंक वाला पासबुक रहता है, बैंक पासबुक में जो पैसे जमा हुआ है और हम अपना रोकड़ वही में जो पैसे लिखे हैं, जितना हमने लिखा है उतने का बराबर पैसे बैंक में जमा हुआ है। बैंक पासबुक और अपना रोकड़ वही दोनों एक बराबर है या नहीं है, उसको भी पढ़कर बताना है और बाकी इसी सदस्य भी उसको एक बार चेक करना है। उसके बाद ये अभी तक हमने जो बात किया है, पिछली बैठक की कार्यवाही पर समीक्षा के बारे में बात किया है। और आप सभी लोग ये ध्यान में रखिए, आपकी क्लस्टर संगठन कितना अच्छी तरीके से चल रही है वो आपकी पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर ही समझ में आएगा। तो कृपया आप पिछली बैठक की कार्यवाही को सविस्तर जो जो विषय पर चर्चा होती है उन सभी विषयों को लेखांकन कीजिए, ताकि आपकी क्लस्टर संगठन की नियमों के बारे में सभी लोगों को पता चले। और अभी हम वापस आएंगे इस महीने की बैठक में। तो पिछली बैठक की कार्यवाही होने के बाद हमारे संकुल संगठन के सदस्य प्राप्त किए गए सभी ग्राम संगठन इस बैठक की में जो पैसे जमा करना है वो जमा किए हैं। देखिए, यहाँ पे एकता नाम की एक ग्राम संगठन इस महीने में
सदस्यता प्राप्त की है, तो इसीलिए सदस्यता उनको दिए हैं, तो उनको हमने यहाँ पे पहले नंबर में लिखे हैं। ये हमारे संकुल संगठन में 10 ग्राम संगठन थे, एक एकता नाम के ग्राम संगठन जुड़ गई है, तो उससे हमारा ग्राम संगठनों की संख्या 11 हो गया है। तो इस महीने में कुल मिला के हमको 100 रुपया सदस्यता शुल्क और 1000 हिस्सा दर, 900 रुपया बचत, 19,000 रुपया किस्त और 9,330 रुपया ब्याज और 25 रुपया दंड और कुल मिला के 30,355 रुपया प्राप्त हुए हैं। ये हमारे इस बैठक की प्राप्ति का विवरण है। जो हमने इससे पहले जब एजेंडा बिंदुओं के ऊपर बात किया था, उस टाइम पे हमने यही बताया है कि हमारे इस महीने की बैठक में जो जो प्राप्त होते हैं उन सभी को एक ही टेबल पे, जैसे आप यहाँ पे हमने एक सूची बनाया है उस तरह बनाकर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है रसीद संख्या, ये आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपको रसीद पुस्तक बनाने में सुविधा होगी। समझ में आ रही है? तो ये रसीद पुस्तक क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। चलो इसके आगे हम बढ़ेंगे। ये हमारी इस महीने की प्राप्ति है। तो इसमें जब ऋण आता है, ऋण के साथ साथ आपको डीसीबी पर चर्चा करना चाहिए। डीसीबी का मतलब होता है डी माने डिमांड, सी माने कलेक्शन, बी माने बैलेंस, मांग, वापसी और शेष ऋण राशि। ये भी एक प्रकार का पत्र होता है, इसके बारे में भी आपको सविस्तर हम अगले वीडियोस में बताएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे जो चर्चा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे संकुल संगठन में कुल मिला के 6 ग्राम संगठन को हमने कर्जा दे रखा है। वो 6 ग्राम संगठनों के द्वारा इस महीने के मांग के अनुसार हमको 25,000 रुपया किस्त आना था और 12,300 रुपया ब्याज आना था। लेकिन 5 ग्राम संगठनों ने जमा किया है, वो कितना किया है यह देखिए, 19,000 रुपया जमा किया है, 9,330 रुपया ब्याज जमा किया है। लेकिन प्रगति ग्राम संगठन से, प्रगति नाम की जो ग्राम संगठन है, उन्होंने 6,000 रुपया किस्त और 2,970 रुपया ब्याज जमा करना था। नहीं करने से वजह से हमारी संकुल संगठन में वो समूह बकायेदार हुए हैं। तो इसलिए उनको सभी इसी सदस्यों ने चर्चा करके उनको 100 रुपया दंड लगाने का निर्णय लिए हैं। ठीक है, निर्णय क्या है इस एजेंडा बिंदु का? जो डीसीबी के अनुसार, जो नियम के अनुसार, जो मांग के अनुसार ब्याज किस्त और ब्याज जमा नहीं किए हैं, उनको 100 रुपए का दंड डाला है।